नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.1 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.1 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 7वें प्रश्न तक किया था, अब हम लोग 8वां प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया 8वें प्रश्न में? आकृति 3.11 में रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी के तथा रेखा पी क्यू उनकी तिर्यक रेखा है। किरण पी टी तथा किरण क्यू टी क्रमशः कोण बी पी क्यू तथा पी क्यू डी के समद्विभाजक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर 90 अंश। तो हमको क्या बोला गया, देखोगे ए बी और ये जो सी डी है ये क्या समांतर रेखा है, और ये जो पी क्यू रेखा गई है ये क्या है, ये तिर्यक रेखा है। एक ये बोला गया है, और क्या बोला गया, किरण पी टी जो है वो कोण बी पी क्यू को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हो गया, दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो हम लोग इसको यक्स यक्स लिख लेते हैं। और जो क्यू टी है वो कोण पी क्यू डी को समद्विभाजित करता है, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको क्या मानेंगे, इसको वाई वाई मान लेते हैं, तभी तो देखोगे ये समद्विभाजक होगा। और हमको क्या बोला गया, तो सिद्ध कीजिए कि पी टी क्यू बराबर 90 अंश, मतलब ये वाला जो कोण बनेगा वो हमारा बताना है कि ये 90 अंश का है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे किरण पी टी कोण बी पी क्यू को समद्विभाजित करता है, यहाँ पे लिखोगे किरण पी टी यह कोण बी पी क्यू का समद्विभाजक है। कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे जब ये समद्विभाजक रहेगा तो क्या हो जाएगा, कोण बीपीटी और कोण टीपीक्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बीपीटी सर्वांगसम हो जाएगा कोण टीपीक्यू के। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, इसको माना कोण बीपीटी बराबर कोण टीपीक्यू बराबर यक्स अंश। देखोगे यहाँ पे हमने माना है ना बीपीटी और टीपीक्यू, इसको हमने क्या मान लिया है, यक्स यक्स अंश मान लिया, तो मतलब यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, यक्स अंश हो जाएंगे। अब क्या बोला गया है, देखोगे किरण क्यू टी जो है वो पी क्यू डी के समद्विभाजक है, यहाँ पे लिखेंगे किरण क्यू टी यह कोण पी क्यू डी का समद्विभाजक है। इस तरीके से आएगा। देखोगे जब यहाँ पे ये समद्विभाजक बनेगा, क्यू टी समद्विभाजक बनेगा, तो क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू टी और कोण टी क्यू डी ये दोनों बराबर बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी क्यू टी सर्वांगसम कोण क्या बन जाएगा, टी क्यू डी। तो यहाँ पे भी लिखेंगे माना कोण पी क्यू टी बराबर कोण टी क्यू डी बराबर, ये दोनों का हमने क्या मान लिया है, वाई अंश मान लिया है। अब यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया, रेखा ए बी और रेखा सी डी ये क्या है, समांतर रेखा है, और पी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा है, तो यही लिखते हैं रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी तथा रेखा पी क्यू तिर्यक रेखा है, रेखा पी क्यू तिर्यक रेखा है। तो अब यहाँ पे देखोगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, देखोगे जब ए बी और सी डी समांतर रेखा हो जाएगी, पी क्यू तिर्यक रेखा हो जाएगा, तो देखोगे बी पी क्यू और पी क्यू डी ये जो दोनों कोण बनेगा, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, अंतःकोण होगा। कौन कौन सा देखोगे, बी पी क्यू और पी क्यू डी। तो यहाँ पे लिखोगे कोण बी पी क्यू धन कोण पी क्यू डी, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का मान क्या उतना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। किस वजह से, अंतःकोण से, देखोगे दोनों अंतःकोण बन रहा था, यहाँ पे अंतःकोण से ये 180 अंश हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक एक करते हैं। देखोगे बीपीक्यू के अंदर कौन कौन सा कोण है, देखोगे बीपीक्यू इसके अंदर कौन सा कोण है, बीपीटी है और टीपीक्यू है। यहाँ पे लिखेंगे कोण बीपीटी धन कोण टीपीक्यू धन। अब देखोगे पीक्यूडी में कौन सा कोण है, पीक्यूटी है और टीक्यूडी है। यहाँ पे लिखेंगे कोण पीक्यूटी धन कोण टीक्यूडी बराबर 180 अंश हो जाएगा। ऐसे बनेगा ना। देखोगे बीपीक्यू के अंदर ये दोनों कोण है और पीक्यूडी के अंदर में पीक्यूटी है और टीक्यूडी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखोगे निकाला था बीपीटी और टीपीक्यू। देखोगे बीपीटी और टीपीक्यू ये कितना है, यक्स है, तो यहाँ पे यक्स अंश आ जाएगा। टीपीक्यू ये भी यक्स अंश आ जाएगा धन पीक्यूटी और टीक्यूडी। देखोगे यहाँ पे हमने y माना है तो ये हो जाएगा y अंश धन y अंश बराबर 180 अंश ऐसे आएगा। तो ये हो जाएगा यक्स 2x अंश धन 2y अंश ऐसा हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा, ये दोनों में से कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा x धन y अंश ऐसा हो जाएगा बराबर 180 अंश। अब ये देखो कि ये क्या हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x धन y अंश बराबर ये हो जाएगा 180 अंश में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 90 अंश। यहाँ पे लिखेंगे x धन y अंश बराबर ये हो जाएगा 90 अंश। ये आ गया x धन y का। लेकिन अब हमको क्या पूछा गया, कोण PTQ पूछा गया। तो यहाँ पे देखोगे ये PTQ कोण है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला त्रिभुज ही ले लेते हैं PTQ। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PTQ में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे देखोगे ये जब त्रिभुज लेंगे PTQ त्रिभुज लेंगे तो इसमें कौन कौन सा कोण बनेगा, देखोगे यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, PTQ कोण PTQ धन TPQ कोण TPQ। देखोगे PTQ हो गया, TPQ हो गया, फिर क्या हो जाएगा TQP हो जाएगा धन कोण TQP बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश। इसी तरीके से बनेगा। अब सबका मान रखते हैं तो ये हो जाएगा कोण PTQ धन TPQ। देखोगे TPQ ये कितना है, x है, तो ये लिखेंगे x धन यहाँ पे TQP ये कितना है, y है, तो यहाँ पे हो जाएगा y अंश धन ये हो जाएगा 180 अंश। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोण PTQ धन, अब यहाँ पे देखोगे x धन y कितना आया है, यहाँ पे 90 अंश आया है, यहाँ पे लिखेंगे 90 अंश बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा कोण PTQ बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 अंश। कोण PTQ बराबर 90 अंश। यही तो हमको हल करना था, कोण PTQ बराबर 90 अंश। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखोगे BPT और TPQ ये क्या है, जब इसको समद्विभाजक करेंगे तो बराबर बराबर आएगा, तो मतलब यहाँ पे x आ जाएगा और PQT और TQD ये y आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे AB और CD समांतर है और PQ इसकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BPQ और PQD ये क्या हो जाएगा, अंतःकोण से ये होता है 180 अंश। जब ये अंतःकोण लगाओगे तो यहाँ पे सबका अलग अलग कर दो। BPQ के अंदर में क्या आएगा, BPT और TPQ, और PQD के अंदर में क्या आएगा, PQT और TQD। तो सबका मान यहाँ पे रख करके इस तरीके से करेंगे तो x धन y आ जाएगा। अब त्रिभुज PTQ में अब यहाँ पे एक कोण PTQ है, दूसरा है TPQ है और तीसरा है TQP है। तो यहाँ पे सबका मान रख देंगे, ये x धन y आ जाएगा। जब यहाँ पे x धन y आ जाएगा
तो वही मान यहाँ का उठा करके यहाँ पे रख देंगे और इसको हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 90वें प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति 3.12 में दी गई जानकारी के आधार पर कोण ए, कोण बी तथा कोण सी के माप ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे देखोगे आकृति 3.12 दिया गया है, उसमें से हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले देखोगे, अगर इसको ध्यान से देखते हैं, देखोगे ये 70 अंश है और ये बी है। यहाँ पे हम लोग इसको 70 अंश बना सकते हैं क्या? देखोगे शीर्षाभिमुख कोण है तो ये तो 70 अंश बन ही जाएगा। यहाँ पे लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखोगे कोण बी बराबर 70 अंश, ये आ जाएगा हमारा शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखोगे यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण से तो पहला कोण हमारा निकल गया ना, कोण बी का मान आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे कोण सी पे ये देखोगे रेखीय युगल कोण है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण सी धन 100 अंश बराबर 180 अंश। ये क्या है, देखोगे रेखीय युगल कोणों का मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखोगे रेखीय युगल कोण। तो ये देखोगे रेखीय युगल कोण से 180 अंश का हो जाएगा, तो ये इसको हल कर लो, कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 100 अंश। तो ये हो जाएगा कोण सी बराबर, ये हो जाएगा 80 अंश। ये देखोगे कोण सी भी हमारा निकल गया, मतलब बी आ गया 70, सी आ जाएगा 80। यहाँ पे कोण सी कितना आ गया, 80 आ गया। जो यहाँ पे देखोगे ये वाला त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, ऐसे आएगा। तो कौन कौन से तीन कोण हैं, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। देखोगे ऐसे आएगा ना, यहाँ पे देखोगे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं, तो ये देखोगे कि ये हो जाएगा कोण ए, कोण बी हमारे पास है 70 अंश, तो यहाँ पे लिखोगे 70 अंश धन कोण सी है हमारे पास 80 अंश। देखोगे यहाँ पे 80 अंश निकाला है बराबर, ये हो जाएगा 180 अंश। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे कोण ए धन 70 और 80 कितना होता है, 150 अंश बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर 180 अंश माइनस 150 अंश। ये हो जाएगा कोण ए बराबर 180 में से 150 गया तो कितना हो जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। तो हमको क्या पूछा गया, कोण ए कोण बी तथा कोण सी के माप ज्ञात कीजिए। तो हमारे यहाँ पे उत्तर में क्या लिखोगे, कोण ए बराबर 30 अंश, कोण बी बराबर 70 अंश और कोण सी बराबर 80 अंश। ये आएगा हमारा उत्तर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया है, आकृति 3.13 में रेख डी ई समांतर है जी एफ के। कहने का क्या मतलब, देखोगे डी ई समांतर है जी एफ के, किरण ई जी तथा किरण एफ जी क्रमशः डी एफ और डी एफ एम के समद्विभाजक है। यहाँ पे ये जो सवाल दिया गया है ना, ये गलत है सवाल। यहाँ पे आएगा कोण डी ई जी बराबर आधा गुणे कोण ई डी एफ है। पहले में ये वाला हमको सिद्ध करना है, तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे देखोगे डी ई जी मतलब कौन सा कोण हो गया, ये वाला जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ ई डी एफ के, ई डी एफ के, इसका ये वाला हाफ होगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया गया, देखोगे ई जी जो है डी ई एफ का समद्विभाजक है। यहाँ पे लिखेंगे किरण ई जी यह कोण डी ई एफ का समद्विभाजक है। इसी तरीके से आएगा, देखोगे जब ये समद्विभाजक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी ई जी और जी ई एफ आएगा।
यहाँ पे लिखेंगे कोण DEG सर्वांग कोण GEF। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना कोण DEG बराबर कोण GEF बराबर यक्स अंश। देखोगे हमने यहाँ पे दोनों को यक्स एक्स माना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम लोग DEF निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण DEF में कौन कौन सा कोण आएगा, DEG धन कोण GEF, ये दो कोण आएंगे। देखोगे यहाँ पे DEF में कौन सा आएगा, DEG और GEF आएगा। तो हमने इसका मान क्या रखा है, यक्स रखा है। तो ये हो जाएगा यक्स अंश धन इसका भी यक्स अंश आएगा। तो यक्स एक्स कितना होता है, ये हो जाएगा 2 यक्स अंश। तो ये किसका मान आया, इसलिए DEF का मान आ गया 2 यक्स अंश। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, DE तथा GF समांतर रेखा है और तो EF क्या हो जाएगा, उसका तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे रेखा DE समांतर है रेखा GF के तथा रेखा EF तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, देखोगे DE और GF समांतर रेखा है और EF जो है तिर्यक रेखा है। तो ये वाला जो कोण बन रहा है DEF और यहाँ पे GFM ये वाला कोण, देखोगे ये दोनों जब यहाँ पे समांतर रेखा है और ये जो है उसकी तिर्यक रेखा है, तो ये क्या हो जाएगा, DEF और GFM ये दोनों क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएंगे। यहाँ पे लिखोगे कोण DEF सर्वांग कोण GFM GFM। इसका कारण क्या लिखोगे, इसका कारण लिखोगे संगत कोण से। जब ये देखोगे ये जब संगत कोण से DEF हमारा आया है 2 यक्स अंश, ये हो जाएगा 2 यक्स अंश बराबर कोण GFM। इसलिए कोण GFM हो जाएगा हमारा 2 यक्स अंश। तो ये 2 यक्स किसका आ गया, देखोगे ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया GFM का। अब अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो ये क्या बोला गया, देखोगे FG जो है DFM का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे लिखेंगे किरण FG यह कोण DFM का समद्विभाजक है। इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे देखोगे जब FG जो है DFM का समद्विभाजक करेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण DFG और GFM दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण DFG सर्वांग कोण GFM। हमारे पास देखोगे कोण DFG बराबर आ जाएगा कोण GFM। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कोण DFG बराबर GFM आया हमारा 2 यक्स अंश। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 यक्स अंश। तो DFG भी हमारा कितना आ गया, 2 यक्स अंश आ गया है। देखोगे ये वाला कोण भी आ गया 2 यक्स अंश आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे हम लोग ये निकालते हैं DFM का मान। तो हम लोग किसका निकालते हैं, DFM का निकालते हैं। तो DFM में कौन कौन सा कोण आएगा, देखोगे DFM में कौन सा आएगा, DFG आ जाएगा और क्या आएगा GFM। तो यहाँ पे कोण DFG धन कोण GFM। तो देखोगे DFG कितना है, 2 यक्स अंश है धन GFM कितना है, ये भी 2 यक्स अंश है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे कोण DFM आ जाएगा हमारे पास 4 यक्स अंश। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो ये दोनों कोण का मिला करके, ये देखोगे ये दोनों कोण का मिला करके कितना हो गया, 4 यक्स अंश आया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं ना
तो देखोगे ये त्रिभुज DEF का जो है DFM जो है ये क्या बन रहा है, बहिष्कोण बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण DFM, यह त्रिभुज DEF का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। तो हम लोगों को पता है कि जो बहिष्कोण होता है वो क्या होता है, दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, DFM बराबर हो जाएगा कोण EDF धन DEF, कोण DEF। यहाँ पे इसका रीजन क्या आएगा, दूरस्थ अंतःकोण, दूरस्थ अंतःकोण से ये आएगा। तो अब यहाँ पे सबका मान रखते हैं। देखोगे DFM कितना आया हमारे पास, 4x अंश बराबर EDF। तो यहाँ पे देखोगे EDF वैसे का वैसे ही लिखेंगे धन DEF। देखोगे DEF का मान कितना आया हमारे पास, 2x अंश आया है, 2x अंश। अब यहाँ पे देखोगे ये जो 2x अंश है वो इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पे अंश अंश लगा दो, कोण EDF, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x अंश बराबर कोण EDF। यहाँ पे देखोगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे x अंश बराबर कोण EDF, ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे x किसके बराबर है, DEG के बराबर लिख सकता हूँ मैं इसको। देखोगे DEG बराबर x अंश है, तो x अंश के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 के जगह पे 2 लिखा, x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, DEG। यहाँ पे जगह कोण DEG बराबर कोण EDF, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देखोगे ये क्या है, 2 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। तो बटे को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणे यहाँ पे EDF और यहाँ पे कोण DEG। देखो यही तो सिद्ध करना था ना, DEG बराबर आधा कोण EDF। यहाँ पे देखोगे ये आ गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे दूसरे में क्या दिया गया है, EF बराबर FG। तो EF कौन सा है, देखोगे ये वाला जो है FG, मतलब इसके सर्वांगसम हमको सिद्ध करना, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो हमको दिया क्या क्या गया है वो पहले देखते हैं। देखोगे DE समांतर है GF के, DE समांतर है GF के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, EG को तिर्यक रेखा लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं रेखा DE समांतर है रेखा GF तथा रेखा EG तिर्यक रेखा है, EG तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे DE और GF समांतर रेखा है, EG तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे देखोगे DEG ये वाला और FGE ये वाला, ये दोनों कोण क्या बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा, एकांतर कोण बनेगा। कौन कौन सा, DEG और FGE। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण DEG सर्वांगसम कोण FGE, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एकांतर कोण। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो देखोगे DEG का मान क्या है हमारे पास, ये अक्षांश हमने पहले ही माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण DEG बराबर कोण FGE। तो DEG हमारे पास क्या है, x अंश है, तो ये भी हो जाएगा FGE, इसलिए कोण FGE बराबर भी आ जाएगा x अंश। मतलब FGE कौन सा हो गया, ये वाला कोण हो गया x अंश। अब यहाँ पे क्या करते हैं, त्रिभुज FEG
में। देखोगे यहाँ पे ये वाला कोण क्या है, यक्ष अंश है, तो कहने का क्या मतलब है, GEF, कोण GEF ये किसके सर्वांगसम है, देखोगे ये भी यक्ष अंश है, ये वाला इसके सर्वांगसम हो जाएगा, मतलब FGE के सर्वांगसम हो जाएगा, कोण FGE। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे GEF के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, FG हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे FG सर्वांगसम FGE के यहाँ पे ये कोण के सामने क्या आ जाएगा, EF आ जाएगा, EF आ जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, FG बराबर EF, या तो जो हमको पूछा गया देखोगे EF बराबर FG, यहाँ पे लिख लेते हैं EF बराबर FG। तो इसका कारण क्या आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। तो कहने का क्या मतलब है, यही तो हमको सिद्ध करना था। तो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे 3.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।